ये हाइड्रोजन निपटाओ, ये हाइड्रोजन निपटाओ, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है क्योंकि ये एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड बोलने का मतलब इसमें तुम्हारा एमिनो ग्रुप बोलने का मतलब एमाइन, एमाइन मतलब NH2, तो एक तो जुड़ेगा यहाँ पे NH2। ध्यान देना, जिधर लिख रहा हूं उधर लिखोगे, गलती से उस साइड ना लिखना भाई, सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा NH2, क्लियर। उसके बाद एसिड बोल रहा है, जाहिर सी बात हम लोग अगर एसिड की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सा फंक्शन फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है, COOH, सामने में तरफ जोड़ो COOH। मेथोनिन एस्पार्टेट, ध्यान देना, एस्पार्टेट मतलब एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड हम लोगों ने C4 साइकिल में देखा, याद करो, क्लियर। C4 साइकिल में देखा हुआ, तो 4 कार्बन के मॉलिक्यूल, पाइरुवेट बनने से पहले 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बना हुआ था, या तो तुम्हारा एस्पार्टिक एसिड था या फिर मैलिक एसिड था। तो एस्पार्टेट वहां पे देखे थे, वही एस्पार्टेट है, ये एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड देख लो, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बताऊंगा इसका, ठीक है। 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, वहां पे 4 कार्बन देखे थे, ये देखो 4 कार्बन, 1 2 3 4, वे 4 कार्बन, तो ये एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टेट। ग्लूटामेट, ग्लूटामेट मतलब ग्लूटानिक एसिड, क्लियर। ठीक है भाई, चलो तो कंटिन्यू किया जाए पिछले वाले क्लास को। हम लोगों का जो था ये कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुका है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट खत्म होने के बाद अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन को हम लोग को देखने से पहले उसका पहले बिल्डिंग ब्लॉक देखेंगे, तो जो कि तुम्हारा होने वाला रहेगा एमिनो एसिड्स, ठीक। तो अगले जो हम लोग का बायोमोलिक्यूल्स की तरफ पहुंचना है, उसके लिए पहले हम लोग को देखना पड़ेगा एमिनो एसिड्स। तो आज के लिए टॉपिक का हेडिंग लगाओ एमिनो एसिड्स, क्लियर। लिखो, एक सेकंड जस्ट वेट करना, ठीक। चलो भाई, तो हेडिंग लगाओ एमिनो एसिड्स, क्लियर। देखो एमिनो एसिड क्या होता है, अगर ये बोला जाए तो भाई इसके लिए तुम्हारे 2-3 अलग अलग टाइप से इसको डिफाइन किया जा सकता है। ऐसे समझो, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास में HNOC बोलने का मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इनके अलावा एक और सब्सटेंस सल्फर, क्लियर। ये सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं जनरली उन कंपाउंड्स, उनमें से जो कंपाउंड फॉर्म होने वाला रहेगा, मतलब हाइड्रोकार्बन तो रहेंगे ही रहेंगे साथ में, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया। इन सब के कॉम्बिनेशन से जो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होते हैं जनरली, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरली 100% नहीं ना, जनरली उनको क्या बोला जाता है, एमिनो एसिड्स। पहला चीज ये हो जाएगा। दूसरा नंबर समझो, ये जो तुम्हारा कंपाउंड या फिर सब्सटेंस रहता है एमिनो एसिड का, ये एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है। अब दोनों का मतलब मैं तुमको लिखवाने के बाद समझाऊंगा, पहले लिखो जल्दी। एमिनो एसिड्स लिखो, कंपाउंड्स विच कंटेन्स HNO, C और सल्फर S, ठीक है। सल्फर, हर मॉलिक्यूल में सल्फर नहीं मिलेगा, ठीक है, हर मॉलिक्यूल में सल्फर नहीं मिलेगा, लेकिन सारे के सारे तुम्हारे एमिनो एसिड्स में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। अब स्ट्रक्चर में पता चल जाएगा तुमको, आ गया ये समझ में, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एमिनो एसिड्स आर जनरली नोन एज, ऐसे लिखो, आर एमिनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब मीथेन तो जानते रहोगे भाई, मीथेन भी नहीं पता है तो फिर ऑर्गेनिक में आगे का पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आ रहा समझ में, मैंने तुमको पहले ही बोला था, पूरा टेबल छान मार करके आओ। जितने लोग को मीथेन भी नहीं पता है वो लोग साइंस छोड़ दो, अब भी ही छोड़ दो साइंस। हाँ, भले मिड सेशन में पहुंच चुके हो, मीथेन अगर नहीं पता तो साइंस छोड़ दो भाई, तुम्हारे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा भाई। कम से कम तुम्हारे स्कूल हो चाहे कोचिंग हो चाहे कहीं ना कहीं पे अब तक का मीथेन का 11th के सिलेबस में भी एक आध दो बार मतलब कि जिक्र हो चुका रहेगा, ठीक है। तो अब के केस में भी अगर किसी को मीथेन का फॉर्मूला नहीं पता है, साइंस छोड़ दो, तुम्हारे लिए साइंस है ही नहीं। और बाकी इधर देखो, देखो आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, मीथेन का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जनरली कैसे बनता है, ये हो जाएगा कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन रहेंगे, CH4 को बोलते हैं मीथेन, ठीक है। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। अब CH4 के साथ में ध्यान दो, अगर इसका स्ट्रक्चर बना होगा तो ये बनेगा CH H H और ये H, ये स्ट्रक्चर आया। ध्यान दो, ये हाइड्रोजन निपटाओ, ये हाइड्रोजन निपटाओ, ये हाइड्रोजन निपटाओ, ये हाइड्रोजन निपटाओ, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है,
क्योंकि ये एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड बोलने का मतलब इसमें तुम्हारा एमिनो ग्रुप बोलने का मतलब एमाइन, एमाइन मतलब NH2, तो एक तो जुड़ेगा यहाँ पे NH2। ध्यान देना, जिधर लिख रहा हूं उधर लिखोगे, गलती से उस साइड ना लिखना भाई, सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा NH2, क्लियर। उसके बाद एसिड बोल रहा है, तो जाहिर सी बात हम लोग अगर एसिड की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सा फंक्शन, सॉरी फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है, COOH, सामने में तरफ जोड़ो COOH, ठीक। और एक आएगा यहाँ पे आर, आर का मतलब होता है यहाँ पे तुम्हारा कोई ना कोई सा फंक्शनल ग्रुप के साथ में क्या बोलते हैं उसको, कार्बन का चेन जुड़ेगा, क्लियर। कोई ना कोई सा फंक्शनल ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अभी क्या क्या होंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे में। पहले तो भेजे में इतना बिठाओ कि एमिनो एसिड जो रहता है ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलने का मतलब मीथेन के 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन को रिमूव करो, 3 हाइड्रोजन की जगह पे एक की तरफ जोड़ना है NH2 मतलब एमाइन ग्रुप, एक की तरफ जोड़ना है एसिडिक मतलब कि COH ग्रुप, और नीचे में जोड़ देंगे हम लोग कोई सा भी R ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ में तुम्हारा कोई सा भी हाइड्रोकार्बन के चेन के साथ में तुम्हारा कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। आ गया ये समझ में, ठीक है, क्लियर क्लियर। तो ये होता है भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, एमिनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ में तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो इधर अमाइन ग्रुप जुड़ गया, एक तो इधर तुम्हारा COH ग्रुप जुड़ गया। तो ऐसा कार्बन जिसके साथ में तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए रहेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या बोलेंगे इसको, अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन रटो, नाम तो याद कर लो सीधा, अल्फा कार्बन, क्लियर, अल्फा कार्बन। आगे देखो, तो इस टाइप से तुम्हारे बन करके आएंगे भाई क्या चीज, एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर। अब ध्यान दो, एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर जो रहता है बेसिकली तुमको दो टाइप से देखने के लिए मिलेंगे, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिक। जनरली अगर बात करोगे तो सारे के सारे एमिनो एसिड जो रहते हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं, एक्सेप्ट एक, सिर्फ एक को छोड़ करके, क्लियर। एक को छोड़ करके सारे सारे के सारे क्या होंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बोलने का मतलब किसी भी कोने से वो उसको मोड़ोगे तो भाई तुम्हारे सिमेट्री आना चाहिए, किसी भी तरफ से सिमेट्री आना चाहिए, कोई से भी दो साइड से। अब ध्यान देना, नेक्स्ट इसमें लिखना, all amino acids are asymmetric, एक्सेप्ट सिर्फ एक, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिन। इसको क्या बोल रहे हैं, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देख लो, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बन करके आएगा इस टाइप से, CNH2, ये हो जाएगा COOH, ऊपर की तरफ आएगा H और नीचे में भी आएगा H। बाकी किसी ग्रुप में R की जगह पे तुमको H देखने के लिए नहीं मिलने वाला। R मतलब जो भी तुम्हारा ग्रुप है वहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन में नीचे में H मिलता है। अब इसको यहां से ऐसे करके फोल्ड करोगे तो भाई ये H आपस में मिल जाएंगे, तो सिमेट्री हुआ कि नहीं हुआ इस लाइन के अलावा, क्लियर। तो इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल या इकलौता ऐसा एमिनो एसिड है जो तुम्हारा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। बाकी जितने भी एमिनो एसिड्स है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एसिमेट्रिक हो जाएंगे, एसिमेट्रिक हो जाएंगे, क्लियर क्लियर। इस पेज का जल्दी नोट डाउन करो, फिर एमिनो एसिड्स नेक्स्ट पेज में चलते हैं, जल्दी करो। अच्छा एक काम करो, एक लाइन और लिखवा देते हैं, यहीं पे ध्यान देना। हमारे पास भरे पड़े हैं एमिनो एसिड्स, भरे पड़े हैं एमिनो एसिड्स को। अब हम लोग दो टाइप के प्रोटीन सिंथेसिस के बेसिस पे दो टाइप से हम लोग एमिनो एसिड को क्लासिफाई करेंगे। एक काम करो, पहले इतने को लिखो तो नेक्स्ट पेज में लिखवाते हैं, ठीक है। मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज एमिनो एसिड्स और नॉन प्रोटीन सिंथेसाइज एमिनो एसिड्स, दो टाइप के होंगे। जल्दी लिखो इसको इतने को लिखो। अच्छा डन, गुड, वेरी गुड। तो अब आगे देखो, एमिनो एसिड्स को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। अब भी सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रोटीन के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। अभी डिफरेंट डिफरेंट बेसिस भरे पड़े हैं इसके टाइप, अभी आराम से देखेंगे। पहले इसको देखो, एमिनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दो टाइप से क्लासिफिकेशन हो जाएगा इसका। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा प्रोटीन सिंथेटिक एमिनो एसिड।
क्लियर। ये अमीनो एसिड्स वो सारे अमीनो एसिड्स होंगे जो आपस में मिल करके प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में सिर्फ ये प्रोटीन सिंथेटिक अमीनो एसिड्स हैं ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे एनवायरनमेंट में तुम्हारे नॉन प्रोटीन सिंथेटिक अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये दूसरे टाइप की क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा, ऐसे अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करते लेकिन अमीनो एसिड के फॉर्म में हमारे सराउंडिंग में हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो इसको लिखो नॉन प्रोटीन सिंथेटिक अमीनो एसिड। इसका नंबर से हम लोग को कोई ले भाई कितना हमको भी नहीं पता। क्लियर, भरे पड़े हैं, बहुत सारे हैं अमीनो एसिड। लेकिन प्रोटीन सिंथेटिक अमीनो एसिड की अगर बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ नंबर में 20। क्लियर, तो क्या है टोटल 20 अमीनो एसिड्स आएंगे 20। और यही हमारे काम के, हमको बस इन्हीं 20 से कंसिडर करना, इन्हीं 20 पे फोकस करना है, बाकी सारे हमारे काम के हैं नहीं। क्लियर है, क्लियर है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के बेसिस पे भाई हम लोग अमीनो एसिड्स को दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। एक हो जाएगा तुम्हारा प्रोटीन सिंथेटिक अमीनो एसिड्स, एक हो जाएगा तुम्हारा नॉन प्रोटीन सिंथेटिक अमीनो एसिड्स। तो दो टाइप से क्लासिफिकेशन हो गया। एक और इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर हम लोग चलेंगे इसके क्लासिफिकेशन पे, एक्चुअल क्लासिफिकेशन पे। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में डिटेल। क्लियर, उसके बाद फिर हम लोग इसका एक टेबल देखेंगे, मतलब पूरा चार्ट बताऊंगा तुमको 20 अमीनो एसिड्स का। उसके बाद फिर एक एक करके हम लोग डील करने वाले रहेंगे। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। अमीनो एसिड एनसीईआरटी की अगर बात करो तो सिर्फ 3 स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ उसी 3 को मैं उसको 3 को करवा दूंगा तो मेरे लिए 5 मिनट का काम है। आ रहा बात समझ में? 5 मिनट में मैं 3 का स्ट्रक्चर बना दूंगा, मेरा काम हो गया। लेकिन उससे तुमको कुछ समझ में आएगा नहीं। और आगे चल करके तुम्हारे टॉपिक्स में भर भर करके एमिनो एसिड्स का यूज है। और इवन प्रीवियस टॉपिक्स में भी हम लोगों ने किया हुआ है। अभी मैं तुमको उसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और बकायदा याद भी करवाऊंगा कहां कहां पे हम लोगों ने देखा हुआ था इन एमिनो एसिड्स को। तुमको याद आएगा। देखो, मैं बायो को तुमको समझने का, पढ़ने का अच्छा सा सबसे तरीका बता रहा हूं। मैं जब भी तुम्हारा क्लासेस लेता हूं, मैं हर पॉइंट में या हर टॉपिक में जिस भी सब्सटेंस का या जिस भी तुम्हारे एलिमेंट का आगे के किसी टॉपिक में यूज होना रहता है, वहां पे एक बार उसको डील कर देता हूं, बता देता हूं कि भाई इसको हम लोग आगे में पढ़ने वाले हैं। फिर जब आगे के उस टॉपिक में हम लोग पहुंच जाते हैं, वहां पे जब पढ़ते हैं, फिर मैं तुमको उसको पिछले वाले टॉपिक से रिलेट करवाता हूं कि कहां से हम लोगों ने इसको पढ़ के आया हुआ है। अगर इतना रिलेशन तुम अपने दिमाग में बना लोगे तो तुम्हारे बायो का जो सिलेबस है ये 30% रिड्यूस हो जाएगा। 30% रिड्यूस हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? क्योंकि भाई सब्सटेंसेस और चीजें जो है इतने बार रिपीट होते हैं। अगर प्रॉपरली तुमको ये पता चल जाए कि कहां कहां पे किनका किनका यूज है, हाँ, तो 30% तुम्हारा जो सिलेबस है, चाहे वो अपने स्कूल का लेकर के चलो, चाहे नीट का लेकर के चलो, चाहे कहीं का लेकर के चलो, 30% सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा और फाइनली 70% ही बचेगा तुम्हारा पढ़ने के लिए। आ रहा बात समझ में? तो इसीलिए मैं जहां जहां पे भी तुमको आगे के टॉपिक से उसको रिलेट करवाऊं, आगे का टॉपिक का नाम भी लिख लिया करो, और जब उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो पिछले में कहां पे पढ़े हुए थे उसको भी रिकॉल करने का कोशिश किया करो। और यही तुम्हारा रिवीजन है, एक्चुअल रिवीजन यही है। समझे? इसी को बोलता है रिकॉल करना। रिकॉल करने का मतलब पिछले कहां पे पढ़े हुए थे। समझ में आ गया? क्लियर? चलो भाई ठीक है, आगे देखो। अब तो प्रोटीन सिंथेटिक हो जाएंगे एक, और एक हो जाएगा नॉन प्रोटीन सिंथेटिक एमिनो एसिड्स। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो एमिनो, अच्छा एक प्रॉपर्टी और मैं बता दूं, फिर हम लोग चलेंगे एमिनो एसिड्स पे। ध्यान देना, एक और नोट करके लिख लेना। इसका यूज अभी हम लोग नहीं करने वाले, लेकिन देखना है बस, ठीक है। इसका यूज हम लोग करेंगे सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो में भी इसका यूज नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा और नेक्स्ट ईयर यूज होने वाला है। तो लिखो ज्विटर आयन, ZWITTER, is a property, characteristic property of a amino acid. ऑफ एन एमिनो एसिड। अब देखो ज्विटर आयन किसको बोलते हैं, ध्यान देना। देखो एमिनो एसिड जो रहते हैं बेसिकली, एमिनो एसिड जो रहते हैं बेसिकली ये करेंगे क्या, जब भी हम लोग इसको किसी सॉल्यूशन में रखते हैं तो सॉल्यूशन के पीएच नेचर के हिसाब से, सॉल्यूशन के पीएच नेचर के हिसाब से, अपने सराउंडिंग के पीएच नेचर के हिसाब से ये जो सब्सटेंसेस रहते हैं ये तुम्हारे आयनाइज होते हैं। अब आयनाइजेशन का भी यहाँ पे जो प्रोसेस रहेगा, तुम्हारा नेगेटिव आयन भी बना सकते हैं और साथ ही साथ में पॉजिटिव आयन भी बना सकते हैं। बोलने का मतलब ये एक तरीके से एम्फोटेरिक भी है, मतलब नेगेटिव आयन भी बनाएगा और पॉजिटिव आयन भी बनाएगा, दोनों टाइप के आयन बनाने वाला रहेगा।
और जब भी तुम्हारे पीएच को मेंटेन करना रहेगा या पीएच का कन्वर्जन करना रहेगा, तब के केस में एक ऐसा केस आता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कंडीशन, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कंडीशन। वहां पे ये तुम्हारे दोनों टाइप के आयन दिखाने वाला रहता है और उस केस को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। ध्यान दो, ध्यान दो। देखो, अगर कोई सा एक एमिनो एसिड, एमिनो एसिड बोलने का मतलब NH2, ये हो जाएगा यहां से कार्बन CCOOH, नीचे में आ जाएगा R ग्रुप। मान करके चलो कि यहां से मैंने एक हाइड्रोजन ऐड करवा दिया, तो एक हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे तो ये बनाएगा क्या, NH3 प्लस। क्लियर। और मान करके चलो मैंने यहां से हाइड्रोजन को फिर से निकाला, या फिर ऐसे समझो ये तो मैंने पॉजिटिव आयन बना लिया, एक इसका पॉसिबल है नेगेटिव आयन। ध्यान देना, ये NH2 का NH2 रहने वाला रहेगा, कार्बन का कार्बन ऊपर में आ जाएगा H, और जब नेगेटिव आयन बनाना रहेगा तो हाइड्रोजन रिमूव करना है। हाइड्रोजन जब ऐड करवाओगे तो नाइट्रोजन ऐड करेगा, हाइड्रोजन जब रिमूव करवाना रहेगा तो ये कार्बन वाले ग्रुप से, एसिडिक ग्रुप से भाई, इसीलिए तो ये एसिडिक है क्योंकि ये H प्लस डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है। क्लियर, क्लियर। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये COO माइनस, और नीचे में जुड़ेगा R का R। आगे इतना समझ में। अब मान कर चलो कि सॉल्यूशन में ये पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयन में लेकर के जाना है, तो इंटरमीडिएट स्टेप में तुमको एक ऐसा स्टेज मिलेगा जहां पे, ध्यान देना, ये बन करके आएगा। मैंने दोनों साइड में एरो का साइन लगाया, मतलब ये रिवर्सिबल है। तो यहां पे क्या बन गया, ध्यान देना, CH, ये हो जाएगा COO माइनस, इधर आ जाएगा NH3 प्लस। तो एक ही कंपाउंड में तुमको दोनों चार्जेस दिख रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होने की वजह से ये तुम्हारा न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। क्लियर, क्या होगा, न्यूट्रल। इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। क्लियर, क्लियर। और ये दोनों जो है ये तुम्हारे चार्ज होंगे, तो अगर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना है तो बीच के प्रोसेस में तुम्हारा ये कंपाउंड बन करके आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, या इसी को बोलते हैं हाइब्रिड आयन, हाइब्रिड आयन। क्लियर, हाइब्रिड एमिनो एसिड, इसको लिखो, ये हो जाएगा ज्विटर आयन, या इसी को बोलते हैं हाइब्रिड एमिनो एसिड, या हाइब्रिड आयन लिख सकते हैं। क्लियर, जिसमें कि तुम्हारे दोनों ही टाइप्स के आयन देखने के लिए मिल रहा है, एक तो पॉजिटिव भी और दूसरा नेगेटिव भी। एक नीचे में R जोड़ देना ना, जोड़े नहीं है, वेट। और ये बनेगा कब, जब आइसो इलेक्ट्रिक कंडीशन आएगा, आइसो इलेक्ट्रिक कंडीशन आएगा। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कंडीशन आएगा, लिखना, एट आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। अब ये क्या होता है और ज्विटर आयन के बारे में और डिटेल, बस अभी शांति से बैठो, अब इसके बारे में देखेंगे ऑर्गेनिक में, क्योंकि इससे ज्यादा मैं समझाऊंगा तो भी तुमको कुछ समझ में आएगा नहीं। ऑर्गेनिक में सीधा इसका एप्लीकेशन देखना है कि कैसे ज्विटर आयन बनता है, इसका क्या यूज होगा, कहां पे इसका, तो वहां पे थोड़ा सा डिटेल और देखना है हम लोग को ऑर्गेनिक में, तो भाई वहीं पे इसका डिटेल देखेंगे। बस इतना, अभी इतना समझ में आ चुका रहेगा, ये तो समझ में आ चुका रहेगा। क्लियर, पॉजिटिव, ये अमीनो एसिड्स पॉजिटिव आयन भी बनाते हैं, नेगेटिव आयन भी बनाते हैं। दोनों आयंस में बनाने के लिए ये डिपेंड करेगा तुम्हारे पीएच वैल्यू पे, ये डिपेंड किस पे करेगा, पीएच पे, कि कैसा पीएच है, उस हिसाब से ये अपना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाने वाले होंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनने के बीच में, पॉजिटिव से नेगेटिव बनने के बीच में एक आइसो इलेक्ट्रिक पीएच का केस आता है, जहां पे तुम्हारे दोनों ही आयन यहाँ पे एग्जिस्ट करने वाले रहेंगे, और इस केस को हम लोग बोलेंगे, या ये जो आयन बनकर के आया इसी को बोलते हैं हाइब्रिड आयन या फिर ज्विटर आयन। क्लियर, क्लियर। बनाओ इसको जल्दी, फिर देखते हैं, फिर मैं तुमको दिखाता हूं एमिनो एसिड्स। जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो। इसको बाइपोलर आयन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको डाइपोलर बोलो या बाइपोलर बोलो, दो पोल्स आ गए, एक तो पॉजिटिव भी आ गया, एक नेगेटिव भी आ गया, तो दोनों के दोनों पोलैरिटी दिखा रहा है, तो इसको डाइपोलर, डाइपोलर आयन भी बोलेंगे या फिर बाइपोलर आयन भी बोलते हैं। तो ज्विटर आयन हो गया, हाइब्रिड आयन हो गया, बाइपोलर आयन भी लिख लो। बाइपोलर या फिर डाइपोलर, डाई का भी डाइपोलर बोलो तो भी दो, बाइपोलर बोलो तो भी दो। क्लियर, क्लियर। तो डाइपोलर आयन, बाइपोलर आयन, हाइब्रिड आयन, ज्विटर आयन, सब इसी का नाम है, सब इसी का नाम है। क्लियर है। इसमें हम लोग का हुआ क्या है, जो भी कंपाउंड था इसके पास में पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों बच गए, दोनों, दोनों। क्लियर। हाँ, एक चीज और,
हो सकता है मैं अभी आगे के टॉपिक्स करवाने के टाइम पे मैं थोड़ा सा स्पीड में निकालने की कोशिश करूँ, मैं कोशिश करूंगा अपने आप को खींचते हुए धीरे धीरे करवाऊं, जिनके लिए पहली बार है उनको भी थोड़ा सा तकलीफ ना हो। लेकिन जैसे जिसको लग जाए कि थोड़ा सा स्पीड हो रहा है, किसी को भी लग जाए थोड़ा सा भी तकलीफ हो रहा है या स्पीड में भाग रहे हैं, तो तुरंत चैट पे लिख देना, मैं थोड़ा सा स्पीड कम कर दूंगा। क्लियर क्लियर। क्या होता है कि नाम वगैरह जो रहते हैं उसको एक तो दिमाग में सब घूमते रहता है, तो करवाने के टाइम पे फ्लो में वो स्पीड बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो तुरंत टोक देना भाई, सीधा हैंड रेज करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चैट पे लिखोगे टाइम लगेगा, मेरे को देखने में भी फिर समझ टाइम लगता है, जब उधर मुड़ता हूं तभी दिखता है। ठीक, मैक्सिमम टाइम तो मैं इधर ही देखते रहता हूं, तो हैंड रेज करना, हैंड रेज। क्लियर, हैंड रेज करना, मैं तुरंत समझ जाऊंगा। चलो ठीक है, तो अब मैं तुमको दिखाता हूं 20 एमिनो एसिड्स, एक बार मैं उसका नाम भी पढ़ दूंगा। ठीक, अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। 20 एमिनो एसिड्स तो है, ठीक है, मैं 20 के 20 तुमको अभी यहीं पे अभी 15 मिनट में नाम भी याद करवा दूंगा। मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि सारे नाम मेरे भेजे में घूम रहा है, तो तुम्हारे भेजे में लाने के लिए मेरे को 15 मिनट लगेगा, ज्यादा कुछ लगेगा नहीं। भाई तुमको तो पता ही है, हम लोगों ने एक ही क्लास में किया हुआ था, क्या चीज, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो ये 20 एमिनो एसिड याद करने में कितना टाइम लगेगा, रटवाने में मेरे को टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बात यह है कि आज तो मैं तुमको रटवा दूंगा, और इसका फिर तुमको यूज अभी पूरा, मतलब आधे सीजन और तो बच्चे में देखना ही नहीं है। क्लियर, सीधा अब एग्जाम के टाइम पे इसका काम आने वाला रहेगा तुम्हारा, तो ये तो भेजे में तुम्हारे रहेगा नहीं, तो इसीलिए मैं तुमको क्लियरली बोल रहा हूं 20 एमिनो एसिड याद करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। और खैर 20 के 20 का तो कहीं पे यूज भी नहीं होता भाई, कहीं पे यूज नहीं होता। तुम्हारे एनसीईआरटी के 11th के सिलेबस के हिसाब में यहाँ पे इस चैप्टर में टोटल 3 दिया हुआ है एमिनो एसिड। आ रहा बात समझ में? लेकिन 20 में से कम 8-10 एमिनो एसिड ऐसे हैं जिनका कि हम लोग को यूज या तो केमिस्ट्री के किसी कंपाउंड में देखना रहेगा, या तो बायो में हम लोग देख चुके हैं, या बायो के अभी आने वाले टॉपिक्स में देखना है। ठीक है, तो इसीलिए अभी क्लासिफिकेशन करवाऊंगा, तो क्लासिफिकेशन में मैं जितने एमिनो एसिड्स तुमको करवाऊं सिर्फ उतने पे फोकस्ड रहना, उससे ज्यादा करने की कोशिश भी मत करना। बाकी तुम्हारा इच्छा है, जिसको अगर ज्यादा ज्यादा क्या बोलना चाहिए, जानने का इच्छा हो, तो 20 एमिनो एसिड मैं तुमको अभी सामने में दिखा रहा हूं, आराम से वापस से आ जाना, एक बार वीडियो यहीं पे पॉज कर लेना, और ये जो 20 एमिनो एसिड दिखा रहा हूं सब कॉपी में 1 बाय 1 नोट करके आराम से घर में बैठ करके रट्टा मारते रहना। क्लियर, ठीक है, चलो आगे देखो। इसमें थोड़ा सा फैला के बनाया है। क्लियर, और इस ज्विटर आयन के फॉर्म में दिखा रहा है, देख लो NH3 एक प्लस आयन है, COO माइनस, ये माइनस आयन है, H तो गायब कर दिया ना भाई, तो ये जो फॉर्म दिखा रहा है तुमको एमिनो एसिड्स का, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ज्विटर आयन का फॉर्म, ज्विटर आयन का फॉर्म, ज्विटर आयन का फॉर्म। आ गया समझ में? अब देखो ध्यान से, ये है वो 20 एमिनो एसिड्स, नाम क्या क्या है मैं एक बार बोल रहा हूं, ठीक है, बोल रहा हूं, मैं ऑर्डर में बोल दूं क्या, ऑर्डर में बोलूंगा तो देख के बताना पड़ेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर है? हाँ क्लियर तो दिख तो रहा है भाई, नाम वगैरह भी तो ठीक ठाक दिख ही रहा होगा, एक बार मैं फिर भी चेक कर लूं, क्योंकि दिखेगा नहीं तो फिर पढ़ोगे किस चीज को। हाँ क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो भाई देखो, देखो फिर भी चलो जूम करके दिखा देते हैं नीचे से। सबसे पहले मैं ग्लाइसिन, नाम सुन लो, नाम तुमको याद करना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में नाम याद करना ही पड़ेगा। ये जितने भी तुमको यहाँ पे दिख रहा है, किसी ना किसी नाम, मतलब जो भी नाम यहाँ पे है, ये किसी ना किसी टॉपिक में तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। जितने नाम याद कर लोगे बहुत बढ़िया, बाकी एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर तुमको जानने का कोई रिक्वायरमेंट है, बाकी नाम मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश करो, ठीक है। और स्ट्रक्चर तो मैं जितना बताऊं वो तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ, ये मान करके चलो। ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन। इसके बाद आ जाएगा आइसोल्यूसिन, सेरिन, थ्रियोनिन, नाम ऐसे ही है, थ्रियोनिन, सिस्टाइन, ठीक है, सिस्टाइन, सॉरी सिस्टीन है वो सिस्टीन। सिस्टीन के बाद फिर आ जाएगा यहां से मिथ्योनिन, मेथ्योनिन, मेथ्योनिन, एस्पार्टेट, ध्यान देना, एस्पार्टेट मतलब एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड हम लोगों ने C4 साइकिल में देखा था, याद करो, क्लियर, C4 साइकिल में देखा हुआ था। तो 4 कार्बन के मॉलिक्यूल, पायरुवेट बनने से पहले 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बना हुआ था,
या तो तुम्हारा एस्पार्टिक एसिड था या फिर मैलिक एसिड था। तो एस्पार्टेट वहां पे देखे थे, वही एस्पार्टेट है ये, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड देख लो, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बताऊंगा इसका, ठीक है। 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, वहां पे भी 4 कार्बन देखे थे, ये देख लो 4 कार्बन, 1 2 3 4 हुए 4 कार्बन। तो ये एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट। ग्लूटामेट, ग्लूटामेट मतलब ग्लूटामिक एसिड, क्लियर। ग्लूटामेट मतलब ग्लूटामिक एसिड, ये एस्पारेजिनिन है, ठीक है। नेक्स्ट ग्लूटामिन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, क्लियर। ग्लूटामिन, ग्लूटामिन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, 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 क्लियर। नेक्स्ट प्रोलिन, टायरोजिन, टायरोजिन भी इंपॉर्टेंट है, कल ही मैंने 12th वालों के को ये टायरोजिन बताया हुआ है, क्लियर। कल या परसों के क्लास में मैंने उनको बायो के क्लास में टायरोजिन पढ़ाया हुआ है, तो 12th में फिर टायरोजिन मिलेगा। एक बीमारी है फिनाइल कीटोनूरिया नाम से, कीटोनूरिया नाम से, क्लियर। तो जब 12th में पहुंचेंगे फिनाइल कीटोनूरिया में हम लोग को टायरोजिन का फिर वहां पे यूज करना है, तो भेजे में बिठाओ टायरोजिन, क्लियर। फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन तो एक बार देखे भी हुए हैं और आगे देखेंगे भी, ठीक है। फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, क्लियर। फिनाइल एलेनिन, एक हो जाएगा यहाँ पे ट्रिप्टोफैन, 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 क्लियर। इतने नाम है भाई, नाम बहुत ज्यादा हैवी लेवल के है नहीं, छोटे छोटे नाम है, जितने याद हो जाए बहुत बढ़िया, ना हुए तो भी कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन में जितना कर पाएंगे उतना ही हमारे काम के होंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने तुमको 20 एमिनो एसिड का नाम बोल दिया, ये सारे उसके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। जिसको भी ज्यादा पढ़ने का इच्छा है चुपचाप ये सारे के सारे नाम विद स्ट्रक्चर घर में बैठ करके याद कर लेना, ठीक। और बाकी जितने हो मेरे साथ साथ चलते हुए चलो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। चलो आगे, हो गया क्या, गायब हो गया, वेट। हाँ चलो, उतना ही था, ठीक है। एक्चुअली में एक और इमेज था वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्लियर। हालांकि वो एमिनो एसिड से रिलेटेड नहीं था, वो मैं तुमको जो आगे का टॉपिक करवाने वाला हूँ वहां पे कंफ्यूजन होता है, उसी के लिए एक और इमेज लेके, उसके लिए बेसिकली 3 इमेजेस लाया था मैंने, 2 इमेजेस है, 2 इमेज से भी तुम्हारा काम चल जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतने में से अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये हो गया तुम्हारे एमिनो एसिड्स के लिए इतने सारे डिटेल। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स विथ डिफरेंट आर ग्रुप। आर ग्रुप बोलने का मतलब है जो आर ग्रुप जो लिखे ना नीचे में, क्लियर। ये जो आर ग्रुप हम लोगों ने नीचे में लिखा हुआ है, ये अलग अलग ग्रुप के हिसाब से हम लोगों का प्रोटीन या फिर सॉरी प्रोटीन नहीं, एमिनो एसिड जो रहता है ये अलग अलग होता है। आर ग्रुप डिपेंड करता है तुम्हारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। और आर ग्रुप के नाम पे तुम्हारे एमिनो एसिड्स के टाइप्स क्लासिफाई होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे क्लासिफिकेशन लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आर ग्रुप्स। हाँ एक चीज और, आज तो फिर एमिनो एसिड का नाम याद करवाऊंगा, हैवी लग जाए तो बता देना बहुत ज्यादा हो गया है, या फिर चुपचाप निकल लेना और फिर थोड़ा मोड़ा ब्रेक लेकर के वापस आ। हालांकि उतना मतलब हैवी लेवल का मैं क्लास बनाऊंगा नहीं, फिर भी अगर हैवी लेवल लगना चालू हो जाए, हैवी लगना चालू हो जाए तो चुपचाप क्लास से बाहर निकल लेना, थोड़ा मोड़ा 5 मिनट का घूम फिर लेना और फिर टाइम नोट कर लिया रहना, यही से फिर उसको कंटिन्यू करना। क्योंकि हो सकता है भाई एक आध दो लोग को थोड़ा सा हैवी लग जाए, बहुत सारे लोग के लिए पहली बार होगा तो नाम भी नया नया ही सुनना है, क्लियर। चलो लिखेंगे यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स on the basis of different R groups. क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आर ग्रुप्स। अब ध्यान दो, अलग अलग आर ग्रुप के हिसाब से हम लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलने वाले हैं, एमिनो एसिड्स मिलने वाले हैं। अब क्योंकि तुम्हारे बुक में तो सिर्फ 3 दिया हुआ है, तो मैं 3 करा के तो छोड़ूंगा नहीं। अब तो तुमको भी पता चल गया रहेगा, मैं पूरे बायो में 11th और 12th मिला करके पूरे बायो में जितने भी एमिनो एसिड्स का जिस भी कोने में यूज एक बार भी हुआ है उतने को तो मैं यहाँ पे पूरा करवाऊंगा। पूरा बोलने का मतलब नाम और स्ट्रक्चर ही देखना है, पैदल बहुत ज्यादा करना है नहीं, वैसे भी सभी के स्ट्रक्चर्स नहीं देखने, नाम सभी के उतने का करवाऊंगा जितना तुम्हारा 11th 12th और नीट के सिलेबस में पूरा कवर अप होता है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई साथ साथ निपटाते हुए चलो, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं आज। देखो सबसे पहले नंबर पे जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आर ग्रुप्स, पहले नंबर पे आ जाएगा तुम्हारा न्यूट्रल एमिनो एसिड्स।
पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, हेडिंग लगाओ। न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। अगर कोई सा भी एमिनो एसिड्स न्यूट्रल है, एक चीज मैं तुमको थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल पार्ट बता दूं, ध्यान दो। देखो, अगर यहां पे NH3 NH3 जो है ये हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, मतलब ये तुम्हारा बेसिक पार्ट बनाता है। ये कौन सा पार्ट बनाता है, ये तो पता नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिडिक पार्ट ये बनाएगा भाई, तो वो कौन सा पार्ट बनाएगा, बेसिक पार्ट बनाएगा। ध्यान दो, न्यूट्रल एटम बोलने का मतलब पीएच के बेसिस पे न्यूट्रल। तब के केस में तुम्हारा NH3 और COOH दोनों इक्वल नंबर पे होने चाहिए, तो बेसिकली हम लोग को एक एक ही लेना होता है। तो अगर NH3 NH2, ये NH2 NH3 नहीं ना, NH2 का बेसिकली हम लोग बात करना, कहां गया भाई, उसको निकाल लेने दो वेट, पहले वाले का। एक सेकंड वेट करना, एक सेकंड। क्या फिर इसी को सेव करना है तो तुम्हारे पेजेस जो है वो आगे पीछे नहीं होने चाहिए। देखो, यहां पे हम लोगों ने जो लिया हुआ है, ये NH2 ग्रुप जो है ये जनरली बेसिक पार्ट बनाता है, बेसिक, क्लियर। और COH मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये कौन सा पार्ट बनाएगा, ये बनाएगा एसिडिक पार्ट। अगर दोनों एक एक प्रेजेंट होंगे तब के केस में इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल, क्लियर, तब के केस में इसको बोला जाएगा न्यूट्रल, क्लियर। वहीं अगर NH2 ज्यादा हो गया, एक और भाई आर ग्रुप में जोड़ सकते हैं ना इधर, तो इस साइड में अगर NH2 एक और जोड़ दिया तो पूरे पूरे मॉलिक्यूल में NH2 दो हो जाएगा और COOH एक, तो NH2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, NH2 बढ़ जाएगा तो इसका बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, तो उस केस में हम लोग उस अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे, बेसिक एमिनो एसिड। और एसिडिक तो अब समझ में आ चुका रहेगा, NH2 ना जुड़ करके अगर नीचे में हम लोग COOH ग्रुप जोड़ देते हैं तब के केस में तुम्हारा कैसे बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा, सीधी सी बात है, क्लियर, क्लियर, चलो ठीक है। तो अब यहां से पहले मैं न्यूट्रल के लिए मैं तुमको एक ट्रिक दे रहा हूं, इससे याद रखना है, और नाम तो मेरे साथ साथ रखो, मेरे साथ साथ रखो। ट्रिक दे रहे हैं गैविल, ठीक, जनरली यही ट्रिक्स तुमको मोस्टली जगह पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो न्यूट्रल एमिनो एसिड्स को याद करने का ट्रिक है गैविल, GAVIL, क्लियर, ध्यान देना। जी से आ जाएगा ग्लाइसिन, अभी जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था, स्ट्रक्चर देख लो, CH, COOH, यहां से आ जाएगा NH2 और नीचे में आ जाएगा ये H, क्लियर, क्लियर। पहले नाम लिख लेते हैं, पहले नाम लिखो, पहले नाम तो याद करो भाई, फिर आराम से करेंगे। ए से हो जाएगा एलेनीन, 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 क्लियर। वी से हो जाएगा वैलीन, वी से हो जाएगा वैलीन, वैलीन। आई से हो जाएगा आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, क्लियर। और एल से हो जाएगा ल्यूसिन, एल से हो जाएगा ल्यूसिन। रटो, नाम को तो रटो, क्या क्या आ जाएगा, गैविल, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, एक साथ रटो। क्या क्या आ जाएगा, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, या आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन, क्लियर। गैविल, जी से ग्लाइसिन, जी से ग्लाइसिन, ए से एलेनिन, वी से वेलिन, क्लियर, आई से आइसोल्यूसिन और एल से ल्यूसिन, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। एक बार खुद से याद करो, पूरे पांच नाम, चार नाम को, पांच नाम को याद करो, खुद से, खुद से, खुद से याद करो। जब तक खुद से एफर्ट नहीं, बोलो, मुंह से बोलो, बोल बोल करके याद करो, रटाई ऐसे नहीं होता, और बायो ऐसे भी याद नहीं होने वाले, समझ में आ रहा है, बार बार बोलो, दो तीन बार बोलो, याद हो जाएगा। ये याद भाई इनिशियली इनिशियली तो थोड़ा मोड़ा याद कर लो, आगे मैं रटवा दूंगा, टेंशन ना लो, आगे मैं समझ समझ करके पढ़ लेंगे पूरा, अभी के लिए रटो। क्या आ जाएगा, गैविल, नाम याद करो, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन, क्लियर, क्लियर। एक बार खुद से बोलो, मैं ना बोल रहा है, खुद से बोलो दो तीन बार, खुद से बोलो दो तीन बार।
2-3 बार खुद से बोलो, याद हो जाएगा। गुड गुड, वेरी गुड। अब ग्लाइसिन के बाद ध्यान दो, यहां पे मैं तुमको 3 स्ट्रक्चर बता रहा हूं। आगे मैं सेरीन, सेरीन का एक और स्ट्रक्चर देखेंगे। अब ध्यान देना, एनसीईआरटी में कौन कौन सा दिया हुआ है। एनसीईआरटी में दिया है ग्लाइसिन, एक दिया है एलेनिन। इसको एक काम करो, इन दोनों को स्टार मार्क मार दो। एलेनिन, एलेनिन का स्ट्रक्चर देखो, ये H को बस तुमको रिप्लेस कर देना CH3 ग्रुप से, मिथाइल ग्रुप से। तो वो क्या जाएगा, ये कार्बन का कार्बन, यहाँ पे H, ये हो जाएगा COOH, इधर आ जाएगा क्या चीज, NH2, और नीचे में आ जाएगा CH3। क्लियर क्लियर। वेलिन, वेलिन का स्ट्रक्चर देखो, C का C, और इसमें तुम्हारा हाँ आएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा C का C, H, NH2, इधर आ जाएगा ये COOH, यहां पे आ जाएगा CH, और इस साइड में जुड़ेंगे CH3, CH3। भाई स्ट्रक्चर है ऐसा, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ऑर्गेनिक पढ़े हुए रहते तो ये स्ट्रक्चर तुमको हलवा लगता है, लेकिन अभी थोड़ा सा हो सकता है कि किसी को अटपटा लगे। इसको चाहो तो स्किप मार सकते हो। ये दोनों तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इनमें स्टार मार्क मारो, इसका नाम साथ साथ स्ट्रक्चर रट डालो पूरा। क्लियर क्लियर। ग्लाइसिन तो मैंने अभी भी पहले भी बताया हुआ था, ग्लाइसिन इकलौता ऐसा जो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर दिखाने वाला है, तो ये तो तुमको ऑलरेडी याद हो जाना चाहिए। एक नीचे के H को तोड़ करके मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, ग्लाइसिन का क्या बन जाएगा, वेलिन बन जाएगा। इसी में ये जो CH3 दिख रहा है, CH3 में से CH2 और इसको OH बना देंगे तो ये सीरीन बन जाएगा, सीरीन। लेकिन इसको भी ना लिखो, इसको मैं आगे में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ इतना बनाओ। क्लियर। स्ट्रक्चर्स बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ भाई स्ट्रक्चर। फिर चलेंगे हम लोग एसिडिक पे, एसिडिक एमिनो एसिड्स पे, जल्दी। आगे में दो दो देखेंगे, एक एक एग्जांपल देखेंगे, मतलब एक एक स्ट्रक्चर देखेंगे बस। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट एसिडिक एमिनो एसिड्स, ये नाम याद हो गया होगा, गैविल गैविल गैविल। G से ग्लाइसिन, A से एलिनिन, V से वेलिन, I से आइसोल्यूसिन और L से ल्यूसिन। क्लियर क्लियर। आगे एसिडिक, नंबरिंग किए हैं कि नहीं किए, किए हैं। पहले नंबर, सेकंड नंबर एसिडिक एमिनो एसिड। ध्यान देना, मैंने तुमको उधरी कॉन्सेप्ट बता दिया था, तो एक काम करो, इसमें भी चिपका लो। तो भाई न्यूट्रल में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ NH2 इक्वल्स टू COOH। क्लियर। इसका भी एक रहने वाला, ये भी एक होने वाला होगा और ये भी एक होने वाला होगा। भाई जनरली एक एक लेना है, तुम्हारे सिलेबस में एक एक से काम चल जाएगा। पीएचडी करने ज्यादा ना बैठो, दो दो भी यूज करके बना सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस का किसी दूर दूर तक लेना देना नहीं है तुमको। ठीक है, दूर दूर तक उसे लेना देना नहीं है, तो चुपचाप एक NH2 एक COH वाले को मान लो। आगे इतना समझ में। आगे एसिडिक जब देखेंगे तो एसिडिक में तुम्हारा होगा क्या, एक यहां पे आ जाएगा NH2 ग्रुप, और क्योंकि ये एसिडिक है तो एक COH ज्यादा होना चाहिए, तो यहां पे आ जाएगा ये एक दो COOH, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर मतलब नाम पहले देखो, तो दो नाम देखेंगे, एक तो एस्पार्टेट जो हम लोगों ने देखा था, और ग्लूटामिक एसिड भी हम लोगों ने देखा हुआ था। ग्लूटामेट, ग्लूटामेट को ही ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं और एस्पार्टिक एसिड को ही एस्पार्टेट बोलते हैं। नाम का कॉन्सेप्ट भी मैंने तुमको पहले बताया हुआ है। क्लियर। चिपकाओ, क्या आ जाएगा, एस्पार्टेट। और एक आ जाएगा ग्लूटामेट, जिसको अभी भी कंफ्यूजन होगा, इसके नीचे में चिपका लो एस्पार्टिक एसिड, और इसमें चिपका लो ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट वर्ड में अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो, जिसको अभी भी लग रहा हो कि एस्पार्टेट क्या है और एस्पार्टिक एसिड क्या है, तो दोनों सेम है, दोनों सेम है। शॉर्ट में उसको एस्पार्टेट बोलेंगे। क्लियर, एस्पार्टेट। अब आगे देखो, एस्पार्टेट का जो स्ट्रक्चर बनता है, ये कैसे बन करके आएगा, कार्बन, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पड़े हुए हैं, C4 पाथवे, निकाल के देख लो। आ रहा बात समझ में। नीचे वाले में जो तुम्हारा सेल हम लोग लिखे हुए थे, नीचे वाले सेल, ऊपर मेसोफिल सेल का आखिरी में जो स्टेप था, जो कि तुम्हारे अगले वाले सेल में लेकर के जाने वाला था, बंडल शीट सेल में। ठीक है, तो क्या जाता है, 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जाता है, और वो क्या था, एस्पार्टेट, एस्पार्टिक एसिड या फिर मैलिक एसिड भी लिखे हुए थे। 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, तो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बना लेंगे, एक COOH, ये हो गया। नीचे में यहां पे आ जाएगा H, इधर आ जाएगा NH2,
इधर जोड़ो, 1 2 3 कार्बन 4 कार्बन, एक और जुड़ा ना COOH, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। तो ये बनाएगा तुम्हारा एस्पार्टेट। 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगा ग्लूटामिक एसिड। कहीं पे ग्लूटामिक एसिड भी हम लोग पढ़े हुए हैं, चेक कर लो, वहां पे 5 कार्बन मॉलिक्यूल लिखे हुए थे। तो क्या आ जाएगा ये COOH, और इसी में इसको चिपकाओ, 5 कार्बन बना लो, आ जाएगा CH2 और COOH, इधर आ जाएगा NH2, क्लियर। और यहां पे आ जाएगा ये H। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल। क्लियर है, क्लियर है। छापो, जल्दी छापो, जल्दी छापो। जल्दी छापो, जल्दी। एस्पार्टेट ग्लूटामेट। देखो भाई, हम लोगों ने बेसिक एलिमेंट सभी के कवर किए हुए हैं। मैंने एस्पार्टेट का तुमको इतना डिटेल बता दिया क्योंकि हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ा हुआ था। 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, उसके हिसाब से जज करो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। एसिड है तो जाहिर सी बात है इसमें तुमको एक COH ग्रुप एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो नीचे में ही जोड़ेंगे R ग्रुप के साथ में। क्लियर, क्लियर। वैसे ही तुम्हारा ये ग्लाइसिन, ग्लाइसिन भी बन जाएगा। ग्लाइसिन के लिए, सॉरी, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट के लिए तुम्हारा कितना, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये, 5 कार्बन का। आ गया ये समझ में, ठीक है, क्लियर, बन गया स्ट्रक्चर। बस ऐसे ही देखने हैं, बस दो दो नाम देखेंगे और आगे में एक एक स्ट्रक्चर देखेंगे। बस 2 2 3 3 नाम देखने हैं, एक आध 2 स्ट्रक्चर देखेंगे, आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा तो दिया नहीं है। 2 स्ट्रक्चर तो तुम्हारे बुक में था, वो मैंने करवा दिया, एक बचा हुआ वो अभी आगे आने वाला रहेगा। तो 3 में तुम्हारा तो सिलेबस खत्म हो जाता है ये चैप्टर का, क्लियर। लेकिन इनका यूज हम लोग को आगे में देखना है और पीछे में देख करके भी आए हुए हैं। देख लो 2 एग्जाम्पल तुम्हारे सामने में दिखा, ये दोनों हम लोग करते हुए आए हैं और मैंने बताया भी था। इन मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं तुमको बताऊंगा, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देख लो बायोमॉलिक्यूल्स आया तो फिर देख रहे हैं इसी को। डन, गुड। नेक्स्ट, एसिडिक के बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, बेसिक एमिनो एसिड्स। बेसिक एमिनो एसिड्स, ठीक। बेसिक एमिनो एसिड्स में क्या होगा, NH2 ग्रुप ज्यादा और COH ग्रुप कम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 NH2 मिलेगी और क्या मिलेगा, एक COOH मिलेगा। क्लियर, एक COOH मिलेगा, 2 NH2 ग्रुप मिलेंगे। और इनमें जो तुम्हारे एग्जांपल आएंगे, एक आएगा लाइसिन, एक आएगा आर्जिनिन, एक आ जाएगा लाइसिन, एक आ जाएगा आर्जिनिन, आर्जिनिन। क्लियर, लिखो लाइसिन और एक आ जाएगा आर्जिनिन। क्लियर, लाइसिन जो है इसी का मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं, सबको करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, दोनों का नहीं करना है। लाइसिन उसका बस नाम याद रखे ना, आर्जिनिन है। लाइसिन जब बनाएंगे तो लाइसिन कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा लाइसिन के लिए स्ट्रक्चर, कार्बन COOH, इधर से आ जाएगा NH2, ऊपर में चला जाएगा ये H, नीचे में तुम्हारे 4 कार्बन सीधा उतारो, CH2 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 और NH2। ये कार्बन के बाद 4 कार्बन ठोकना है, तो टोटल 6 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। लाइसिन 6 कार्बन का मॉलिक्यूल लाइसिन, एक NH2 यहां जुड़ा, एक NH2 यहां जुड़ा, तो ये तुम्हारा बेसिक प्रॉपर्टी दिखाने वाला होगा। क्लियर, क्लियर। लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन। देखो मैंने तो ट्रिक बना करके रखा है अपने लिए चीजों को याद करने का। क्लियर, मैंने तुमको और पहले भी बोला था, जब भी तुमको ट्रिक बनाना रहे, सारे एग्जाम्पल्स के, सारे नेमिंग के पहले पहले लेटर को उठाओ और शॉर्ट उसका बाजू में चुपचाप चिपका दो। इसके लिए मैंने याद किया है लार, ठीक है, लार। तो लार, लार से क्या आ जाएगा, लार से आ जाएगा लाइसिन, आर से आ जाएगा आर्जिनिन, खत्म। क्लियर, जैसे पहले के लिए गैविल था और इसके ऊपर के जो 2 थे इसको हम लोगों ने तो बायो में पढ़ा हुआ है भाई डायरेक्टली पिछले वाले चैप्टर्स में, तो वो तो ऑलरेडी याद रहना चाहिए। एक तो हो जाएगा ग्लूटामेट, ग्लूटामेट बोलने का मतलब ग्लूटामिक एसिड, और एक हो जाएगा एस्पार्टेट, एस्पार्टेट मतलब एस्पार्टिक एसिड, सीधी सी बात। अच्छा एक सेकंड भाई, कुछ साउंड आ रहा है यहाँ से। अच्छा हाँ, वो छोटा सा कीड़ा जो रहता है ना, आवाज करते रहता है, वो है। चलो ठीक है, तो लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया।
छापो छापो, इसको छापो जल्दी, नाम दो ठो लिखो और ये एक एग्जाम्पल, जल्दी करो जल्दी। इसके बाद फिर बेसिक के बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ से सल्फर कंटेनिंग, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग देखेंगे, फिर एक देखेंगे अल्कोहल कंटेनिंग, और वही अल्कोहल कंटेनिंग में तुम्हारा एग्जाम्पल, सॉरी जो इमेज दिया हुआ एनसीईआरटी में वो आएगा सीरीन, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, जल्दी करो जल्दी। डन, गुड, नेक्स्ट। ट्रिक ना मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी दूसरे का ट्रिक गलती से भी ना यूज कर, एग्जाम में वही धोखा देता है, वही ट्रिक भूल जाओगे, तो ट्रिक भूल जाओगे तो लिखोगे क्या, आलू लिखोगे वहां पे, समझ में आ रहा है बात। तो इसीलिए मैं तुमको पहले भी बोल चुका हूं, ट्रिक खुद के बनाया करो, खुद का ट्रिक बनाया करो, और मेरे हिसाब से बोलोगे तो दुनिया का सबसे यूनिवर्सल ट्रिक, सबसे बेहतरीन ट्रिक, ना कोई गाने का झंझट, ना कोई राइम्स का झंझट, ना कोई पैटर्न का झंझट, चुपचाप जो भी ग्रुप का नाम याद करना है सभी के पहले पहले लेटर को लिख लो और सारे नाम को एक बार दिमाग में बिठा लो। भाई पिछले वाले के जैसे इसके लिए मैंने लार यूज किया हुआ है, तो एल और ए और आर लिखे हुए हैं, एल से लाइसिन, लाइसिन ही तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा तो एल से क्या लिखोगे, वहां पे आएगा ही नहीं वो। आर्जिनिन अगर तुम्हारे दिमाग में ही नहीं रहेगा तो ये ए आर तो याद रहेगा, लेकिन आर्जिनिन ही नहीं आएगा तो लिखोगे क्या वहां पे, क्लियर। तो इस बेसिस पे नाम तो पहले तुमको याद रहना चाहिए उससे रिलेटेड, और ट्रिक को ऐसे ही बनाओ जैसे मैंने तुमको बताया, सबसे बेस्ट ट्रिक है किसी भी चीज को याद करने का, तुम्हारे दिमाग पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा और चीजें याद भी होते चलेंगी, क्लियर क्लियर। चलो भाई ठीक, नेक्स्ट लिखो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। बीस करवा दें क्या यार, खुश हो जाओगे। हाँ लेकिन ये भी है, आज तो खुश हो जाओगे लेकिन 2 दिन के बाद दिमाग से उतर जाएगा, ठीक है। मैं वही सोच रहा हूं कि आगे इतने सारे एलिमेंट्स तुमको याद करवाने हैं, चलो भाई छोड़ दो छोड़ दो, तुमको भरोसा नहीं होगा, एक दिन में हम लोग पूरे हमारे बॉडी के 206 हड्डी याद करेंगे। आ रहा समझ में, जिस दिन मैं तुमको बोन चैप्टर करवाऊंगा उस दिन एक ही क्लास में पूरा 206 के 206 हड्डी यहीं पे याद करवाऊंगा, क्लियर क्लियर। हाँ लेकिन फिर ये बात भी है कि 2-3 दिन के बाद में भूल जाओगे, सब समझ में आ रहा है, लेकिन 206 के 206 हड्डी एक ही क्लास में याद करने वाले हैं, क्लियर। और उसके साथ साथ भाई बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं मेरे लिए 206 हड्डी याद करवा सकता हूं, तो ये 20 एमिनो एसिड कौन सी बड़ी बात, क्लियर। लेकिन छोड़ो, फालतू का बर्डन बढ़ेगा। सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग में बेसिकली 3 नाम याद रखने हैं हम लोग, ठीक है। एक देखेंगे सिस्टीन, ये है सिस्टीन, एक देखेंगे सिस्टाइन, सेम नाम टाइप का, वो TEIN है, ये TINE है, क्लियर। वो TEIN है, ये TINE है, इसको बोलते हैं सिस्टीन, उसको बोलते हैं सिस्टाइन, सिस्टाइन, क्लियर। ध्यान देना, सिस्टीन जो रहेगा इसका स्ट्रक्चर कैसे बन करके आएगा, सल्फर कंटेनिंग बोल रहा है ना, तो सल्फर होना चाहिए इसमें, तो एक मतलब एक NH2 कहां गया, यहाँ पे एक NH2 ग्रुप होगा, एक COOH ग्रुप होगा, और यहाँ पे एक सल्फर ग्रुप होगा, तो टोटल कितने ग्रुप यहाँ पे ऐड करेंगे, 3। स्ट्रक्चर देखो, COOH, यहां से आ जाएगा NH2, ये आ जाएगा H, नीचे के साइड में जोड़ेंगे R ग्रुप में, एक तो सबसे पहले में आ जाएगा CH2, एक आ जाएगा SH, ठीक है, SH, सल्फर आ गया, क्लियर। इसको हम लोग बोल रहे हैं सिस्टाइन, सिस्टीन, सिस्टीन, क्लियर। सिस्टीन से सिस्टाइन जो रहता है ये इसी का डाइमर होता है, ऐसे ऐसे 2 को ऐड कर दो, ऐसे ऐसे 2 को ऐड कर दो, जोड़ दोगे तो तुम्हारा सिस्टाइन बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखो डाइमर ऑफ सिस्टीन, डाइमर ऑफ सिस्टीन। स्ट्रक्चर ना बना रहे, सिर्फ इतना भेज में बिठाओ, डाइमर ऑफ सिस्टीन है, डाइमर ऑफ सिस्टीन। 2 सिस्टीन मिलाएंगे तो ये बनेगा, सिस्टीन आपस में ऑक्सीडाइज होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और बना लेते हैं सिस्टाइन, क्लियर क्लियर। एक और एग्जांपल इसमें चिपका दो, मिथियोनिन, मिथियोनिन, नाम ही लिखे रहो, बाकी तुम्हारे काम का है नहीं। 1 नंबर पे ये, B नंबर पे ये, और C नंबर पे ये, 3 सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनिन।
सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथ्योनिन, सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ है, सल्फर ग्रुप बस जोड़ना है। क्लियर? चलो भाई ठीक है, जल्दी ये स्ट्रक्चर बनाओ, फिर एक और देखेंगे, मतलब दो और देखने वाले हैं, जल्दी करो जल्दी। डन, गुड, नेक्स्ट। ये कौन सा नंबर का था भाई? बेसिक एमिनो एसिड्स। एसिडिक 2 है, बेसिक ये 3 है, और सल्फर कंटेनिंग ये 4 है। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, एल्कोहल कंटेनिंग। एल्कोहल कंटेनिंग OH ग्रुप होना चाहिए, OH ग्रुप यहां पे होना चाहिए। इसी में आता है तुम्हारे बुक का एग्जांपल सीरीन। एक आ गया सीरीन, एक और इसमें से देख लेते हैं, थ्रियोनिन लिखो, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। क्लियर? थ्रियोनिन। स्पेलिंग में एक आध दो मिस्टेक हो सकता है भाई, उसको चेक कर लेना, मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रोनाउंस सही करने का, और बाकी स्पेलिंग एक बार बुक से मैच कर लेना, ठीक है? बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा 100% सही लिखने का। हड़बड़ी में क्या होता है कि छूट जाता है, और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करोगे फंसोगे, क्योंकि देख रहे हो पिछले में देखे थे सिस्टीन और सिस्टाइन, बस स्पेलिंग का ही फर्क है, ई को पहले के बाद जगह में बाद में लिख दिए, दोनों का नाम सेम हो जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, चलो। तो सीरीन हो गया, एक हो जाएगा थ्रियोनिन। सीरीन का स्ट्रक्चर हम लोग को देखना है, तो सीरीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CHCOOH, यहां पे आ जाएगा CH2, नीचे में आ जाएगा OH। क्लियर? और यहां पे आ जाएगा ये NH2, ये हो जाएगा सीरीन का स्ट्रक्चर। ठीक, क्या हो जाएगा ये? सीरीन का स्ट्रक्चर। क्लियर? क्लियर? तो इसके लिए दो नाम याद रखने, एक तो सीरीन, एक थ्रियोनिन, एक सीरीन एक थ्रियोनिन। जल्दी करो, इसके बाद हम लोग एरोमेटिक, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स देखेंगे, जल्दी करो इसको जल्दी। सीरीन, थ्रियोनिन, सीरीन, थ्रियोनिन, लिखते लिखते बोलते चलो, मुंह से बोलोगे तो याद होगा, नहीं बोलोगे नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये टॉपिक ऐसा है, जब तक इसको बार बार मुंह से नहीं बोलोगे चीजें याद नहीं होंगे, चीजें याद नहीं होने वाले। डन, गुड, नेक्स्ट। कितना हो गया? 5। 6 नंबर लिखो, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। ठीक है, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। एरोमेटिक का मतलब होता है जो साइक्लिक चेन वाले होते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर तुम्हारे दो टाइप से मिलेंगे, एक तो पूरा बेंजीन रिंग होगा, मतलब सारे के सारे साइकिल में कार्बन होने, ऐसे देखो, ये भी कार्बन, 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 सारे के सारे क्या हो गए? कार्बन हो गए। क्लियर? और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक बोलने का मतलब सारे कार्बन नहीं होंगे, कार्बन के बीच में जो तुम्हारा नाइट्रोजन भी फिट हो गया रहेगा मेन चेन में ना, मेन साइक्लिक चेन में ही, तुम्हारा मेन साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही, मेन पोजिशन पे, सब्सटीट्यूशन में नहीं, मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, साइड में नहीं, यहाँ पे मेन साइकिल में ही तुम्हारा कार्बन और नाइट्रोजन दोनों रहने वाले रहेंगे। इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। चलो, तो पहले लिखो यहाँ पे, दो टाइप से क्लासिफाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोकार्बन साइक्लिक चेन, ऐसे लिखो, कार्बन साइक्लिक चेन, इसमें क्या रहेगा? जनरली बेंजीन देखने वाले रहेंगे, बेंजीन, फिनाइल, ये सब आएंगे। क्लियर? बेंजीन आ गया, और बेंजीन के साथ साथ इसमें एक देखेंगे हम लोग हेटेरोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक किसको बोलेंगे? कंटेन्स कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ इन मेन साइक्लिक चेन। मेन साइक्लिक चेन। क्लियर? क्लियर? चलो,
तो अब इसके बेसिस पे इसको हम लोग नेमिंग कर लेते हैं भाई। देखो ध्यान से, इसके लिए क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो टायरोसिन लिख लो। टायरोसिन बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्लियर। हमारे बॉडी में इसका कन्वर्जन करवाया था टायरोसिन में, इसका यूज भी होता है। टायरोसिन हमारे बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंसेस फॉर्म करवाने में भी हेल्प करता है। अरे बात समझ में, ये हमारे बॉडी में बहुत, अभी देखेंगे आगे में कि ये कौन कौन से सब्सटेंसेस फॉर्म करवाता है, फंक्शन में लिखवा देंगे इसको। चलो, तो टायरोसिन हो गया। टायरोसिन के बाद देखा जाएगा ट्रिप्टोफैन। क्लियर। और एक आ जाएगा फिनाइल एलेनिन, इसी का स्ट्रक्चर बता दूंगा। चलो देखो, फिनाइल एलेनिन, ये भी हम लोगों ने देखा हुआ था। फिनाइल एलेनिन पढ़े हुए हैं ना, फिनाइल एलेनिन। तो फिनाइल एलेनिन में होता क्या है, ये तुम्हारा जैसे ये हो गया सी, ये हो जाएगा COOH, इधर आ जाएगा NH2, इधर आ जाएगा ये तुम्हारा H ग्रुप, यहाँ पे CH2, और नीचे में आ जाएगा एक बेंजीन का रिंग, मतलब ये आ गया। क्लियर। इसको बोलेंगे हम लोग फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, एलेनिन हो जाएगा। क्लियर। फिनाइल एलेनिन, ये फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर है ना, वो दो नाम मैंने ऐसे ही लिखवा दिया। आ गया होगा ये समझ में, क्लियर। इधर नाम लिखेंगे प्रोलीन। प्रोलीन, एक आ जाएगा हाइड्रोक्सी प्रोलीन। क्लियर। हाइड्रोक्सी प्रोलीन। एक हिस्टिडीन भी चिपका दो इसी में, इसमें एक और क्या आ जाएगा, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, क्लियर। हिस्टिडीन आ गया ये समझ में, ठीक है भाई। समझना क्या है, नाम ही रटो, रटो सीधा रटो। कार्बन साइक्लिक वाले में क्या आ जाएगा, कार्बन साइक्लिक वाले में आ जाएगा तुम्हारा ट्रायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन। एक ही याद कर लो भाई, फिनाइल एलेनिन तुम्हारा काम चल जाएगा। फिनाइल ग्रुप उसको बोलते हैं जहां पे तुम्हारा बेंजीन रिंग रहता है, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप में बेंजीन रिंग जुड़ा रहता है उसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं। तो फिनाइल एलेनिन, बेंजीन रिंग सही बस याद रखो, फिनाइल एलेनिन है। यहाँ पे भी इस टाइप से तुम्हारे रिंग जुड़ेंगे, लेकिन इस रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। इधर में जो रिंग जुड़ेंगे वो तुम्हारे कार्बन के अलावा भी और भी नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। कार्बन के अलावा वहां पे नाइट्रोजन भी होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नॉन सॉरी हेट्रोसाइक्लिक में, हेट्रोसाइक्लिक में, और ये कार्बन साइक्लिक में हो जाएगा। क्लियर। क्लियर, बनाओ जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे देखेंगे, जल्दी। डन, गुड, वेरी गुड। तो ये हो जाएंगे भाई तुम्हारे इतने तक के क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हेडिंग लगाओ। नहीं करेंगे मत सोचो, टॉपिक में दिया हो जाए, मेरे को भी पता है बहुत सारे नाम नहीं है। अरे बात समझ में, मैक्सिमम नाम तुम्हारे नहीं है, लेकिन मैं क्या बोल रहा कि बुक में जहां पे भी तुम्हारा एमिनो एसिड यूज हुआ है, जिसका कि या तो तुमको स्ट्रक्चर या फिर नाम का यूज करना है, क्योंकि मैं यहीं पे समझा पाऊंगा उसको, जो भी उसके लिए उसके रिगार्डिंग जो भी तुम्हारा सॉरी एक्सप्लेनेशन होने वाला रहेगा, वो मैं यहीं पे करवा पाऊंगा। फिर बाकी जगह पे जैसे हम लोग इसका प्रोटीन सॉरी एमिनो एसिड देखे, नाम बोल करके निकाल देंगे, नाम बोल करके। जैसे याद करो, जब हम लोगों ने C4 पाथवे देखा हुआ था, मैंने वहां पे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दिया था क्या तुम्हारा, ये क्या बोलते हैं इसको, एस्पार्टिक एसिड का, कि कैसे दिखता है, क्या है, कैसे। मैंने सिर्फ नाम लिख दिया, वहां पे क्या लिखे थे, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। आगे में इसको देखेंगे तो देख लिए भाई, यहाँ पे 4 कार्बन का मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है। आ रहा बात समझ में ये, ठीक है। तो जो भी एक्सप्लेनेशन होगा मैं एमिनो एसिड्स का यहीं पर दिला पाऊंगा। आगे आने वाले टॉपिक में भाई उसके एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर इसको फिर रिपीट करेंगे वहां पे। क्लियर। तो इसीलिए भले तुम्हारे बुक में ना दिया हो, लेकिन मैं सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे करवा दूंगा, सॉरी मॉलिक्यूल्स करवा दूंगा एमिनो एसिड्स का, जो कि हम लोग आगे में यूज करने वाले होंगे। आगे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, और यही है जो बहुत ज्यादा कचरा है भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूं। और मैं इसका एक भी तुमको नाम नहीं लिखूंगा, क्यों, उसका भी रीजन देंगे अब, ठीक है, ध्यान देना। हाँ, कुछ मैं बताऊंगा उसको लिख लेना, इमेज में बताऊंगा उसको लिख लेना, बाकी इस पे ज्यादा फोकस करना है नहीं। एमिनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, इस बेसिस पे हम लोग बेसिकली, हाँ ये मतलब इसका समझ लेना कि किसको किसको क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। एक को बोलेंगे हम लोग एसेंशियल एमिनो एसिड,
एक हो जाएगा सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक, और एक हो जाएगा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। आया ये समझ में? आया ये समझ में? आगे देखो, शॉर्ट में निपटाते हैं। देखो, हमारा बॉडी जिस एमिनो एसिड को फॉर्म नहीं करेगा वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी होगा। भाई हमारे बॉडी में वो बन नहीं रहा है, और अगर उसका रिक्वायरमेंट हुआ तो, समझ में आया? तो उसका रिक्वायरमेंट हुआ तो उसको हम लोग फुलफिल करेंगे एक्सटर्नल सोर्स से। क्लियर? तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो एमिनो एसिड्स होते हैं जिसको हमारा बॉडी फॉर्म नहीं करता, ये हम लोग को मिलता है एक्सटर्नल डाइट या फिर एक्सटर्नल सोर्स से। क्लियर? तो लिखो एमिनो एसिड्स विच आर बॉडी डू नॉट फॉर्म, we get it from external source। डाइट लिख सकते हो। क्लियर? एक्सटर्नल सोर्स या फिर डाइट। क्लियर? क्लियर? सेमी एसेंशियल आप समझ चुके रहोगे, हमारा बॉडी बनाएगा लेकिन बहुत कम अमाउंट पे, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? सेमी एसेंशियल। तो लिखो यहां पे आर बॉडी फॉर्म्स बट इन लेस अमाउंट, शॉर्ट में लिखो। क्लियर? और नॉन एसेंशियल बोलने का मतलब ये हमारा बॉडी तो बनाएगा ही, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होते नहीं, मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होते हैं। क्लियर? तो ये क्या होगा? कंप्लीटली सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। आर नॉट एसेंशियल, नॉट एसेंशियल फॉर अस। उतना ज्यादा इनका हम लोग को जरूरत नहीं है। क्लियर? क्लियर? तो ये हो जाएंगे भाई तुम्हारे तीन टाइप के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है? ठीक है? तो ये तीन जल्दी से लिखो, फिर मैं तुमको इमेज में इसका डायग्राम दिखाता हूं, और आज यहीं पे कि करवा दे दो चार और। चलो तो पहले इमेज देखें कितना टाइम लग रहा है उस पर, फिर देखते हैं। क्लियर? जल्दी नोट डाउन करो। डन, गुड, वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से, मैं तुमको इसका एक टेबल बता रहा हूं। अलग अलग सोर्सेज में जाओगे तो नंबर, क्योंकि हमारे पास तो टोटल 20 एमिनो एसिड्स है, तो किसी में इसको 9 बताता है, किसी में इसको 2 बताता है, किसी में इसको बाकी बचे हुए को बताता है, किसी में इसको 8 बताएगा, इसको 2 बताएगा, तो 8 और 2 10 हो गया, और बचे हुए 10 इसमें ठूस देता है। तो अलग अलग सोर्सेज से इसके जो नंबर है, और साथ ही साथ नाम भी, भाई नंबर चेंज होगा तो नाम भी चेंज होगा। अगर 8 एमिनो एसिड्स है और किसी बुक में 9 बता रहा है, तो एक जो एमिनो एसिड इसमें नया लेकर के आया हुआ रहेगा वो इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया, वो इन दोनों में से किसी में से निकाल के लाया हुआ रहेगा, तब ना भाई बचे बनेगा वहां पे। क्लियर? तो इस हिसाब से एमिनो एसिड्स में ये जो टाइप है इसका क्लासिफिकेशन में तुमको पूरे 20 के 20 एमिनो एसिड्स जनरली लिखना चाहिए। लेकिन लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्शन है, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, तो इसी वजह से मैं तुमको एग्जांपल बता रहा हूं, टेबल बता रहा हूं। तुम्हारा इच्छा है दो दो तीन तीन नाम लिख लेना चुपचाप। क्लियर? क्लियर? देखो मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट बताऊंगा, उसी का लिखना। देखो गिनोगे इसमें तो ये
एसेंशियल में टोटल 9 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया 9। सेमी एसेंशियल में 1 2 3 4 5, 5 दिया और बाकी बचे हुए इसमें है, बाकी बचे हुए इसमें है, ठीक है, मतलब नॉन एसेंशियल। अब आगे देखो, एसेंशियल में इसमें कितने गिने थे, 9। आगे देखो, इसमें गिनो, एसेंशियल में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8। सेमी एसेंशियल में इसमें कितना दिया, मात्र 2, इसमें कितना लिखा हुआ था, 5। क्लियर। एक और इमेज जो मैं तुमको बोल रहा था, इसमें ये वाले इमेज में और डिफरेंट है, लेकिन ये दिख नहीं रहा है तो तुमको पता चल जाता, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट, मैंने जितने भी सोर्सेस छान मार करके देखे हुए हैं, सबसे अप्रोप्रिएट जो तुम्हारे एमिनो एसिड्स का वैल्यू बताया हुआ है वो ये 10, ये 20, 8 इसमें, 2 इसमें, बाकी बचे हुए 10 इसमें। तुमको बस ये 2 को इसमें चिपका देना है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन सेमी एसेंशियल में, ये नाम लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। इसके लिए चिपका लो कोई सा भी नाम, जैसे ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। भाई 2-4 एग्जांपल के लिए लिख लो, ताकि अगर पूछे इसको एग्जाम में तो नाम बता पा। आगे ये समझ में। बाकी मुझे नहीं लगता कि इतना कॉन्फ्लिक्टिंग वाले टॉपिक से तुमको तुम्हारा नीट डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा। क्लियर, क्लियर। हाँ, मेन चीजों को बोल सकता है, ये तुम्हारे कौन सा टाइप में क्लासिफाई हो सकता है, ठीक है। तो बस इतने को चिपका लो भाई, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, या चाहो तो ये नाम लिख लेना, 8 इसका, 2 इसका, और इसमें लिख देना बाकी 10 बचे हुए इसके हैं। क्लियर, क्लियर। बाकी तुम्हारा इच्छा है, मैं तुमको सजेस्ट नहीं करूंगा 20 के 20 नाम याद करो, मैं बस इतना ही बोल रहा हूं कि इसका 1-2 नाम लिख लो, 2 नाम इसका चिपका लो, और इसको पूरा छोड़ दो, इसको चाहो तो एक आध 2 को लिख लो। क्लियर, क्लियर। बाकी सारे नाम तुमको यहाँ पे लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे पूरे 20 के 20 एमिनो एसिड्स दिए हुए, 8 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो एक एक 2-2 एग्जांपल में ठोको, बस हमारे काम के लिए हो गया, बहुत ज्यादा बुद्धि लगाना ही नहीं है। पीएचडी यहीं पे कर लोगे तो फिर बाकी जिंदगी में क्या करोगे। एक और क्लासिफिकेशन बचा हुआ है, छोड़ो ना, कर लेते हैं भाई, कितना पेंडिंग रखो। एक और क्लासिफिकेशन बचा, आज निपटा देते हैं इसको, जल्दी से लिखो तो जल्दी। एक बचा हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं खाएगा, हालांकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, मुश्किल से 5 या 7 मिनट लेगा, लेकिन खत्म करेंगे। जिसको हैवी लगता है निकल लेना, 5-7 मिनट आके फिर वापस से देख लेना, लेकिन मैं तो करवाऊंगा आज खत्म। क्लियर। आज मैं एनी हाउ खत्म करवाऊंगा एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन। कल हम लोग एमिनो एसिड का फंक्शन और फिर सीधा प्रोटीन चालू कर देंगे। प्रोटीन खत्म भी हो जाएगा, कल प्रोटीन भी बहुत ज्यादा है नहीं, कल मैं प्रोटीन भी एनी हाउ कंप्लीट करवा देने वाला हूँ। कंप्लीट भी कल, प्रोटीन भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा तुम्हारा लिपिड, कंपाउंड लिपिड, और फिर तुम्हारे एंजाइम्स। 3 टॉपिक्स बचेंगे, 2 क्लासेस खाएंगे, ठीक है। 3 टॉपिक्स बचेंगे, 2 क्लासेस खाएंगे, तो ये भी तुम्हारा हो जाना चाहिए जल्दी से। अब भाई मैं तो यही टारगेट लेकर के चल रहा हूं। क्लियर। डन, गुड, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू, एक और क्लासिफिकेशन बचेगा, क्या है भाई, कुछ तो है, हाँ, पोलैरिटी। हेडिंग लगाओ, अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी। नंबर का है, बार बार छूट जा रहा है। 6, ये हो जाएगा 7। 8, एमिनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। देखो ट्रिक बताऊंगा, यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा। हम लोगों ने सारे नाम पहले किया हुआ है, बस क्लासिफिकेशन में वही नाम को इंक्लूड करना है। ट्रिक बताऊंगा, एक ही बार में याद हो जाएगा, इसको तुमको भेजा लगाना ही नहीं है ज्यादा। एमिनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी बोलने का मतलब उसमें चार्ज होना चाहिए। अब चार्ज तुम्हारा 2 भी हो सकता है, एक सिंगल भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलर। अगर 2 पोलैरिटी है तो उसको बोलेंगे हम लोग बाइपोलर। अभी देखे थे ना भाई, बाइपोलर। क्लियर। या उसको एक तरीके से अनचार्ज भी बोल सकते हो, क्लियर। या फिर आइसो चार्ज बोल सकते हो, जो भी है लिखते हैं। चलो, एमिनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी क्या आ जाएगा, 2 टाइप के एमिनो एसिड्स हो जाएंगे यहां से। एक हो जाएगा तुम्हारा नॉन पोलर,
नॉन पोलर, जिसमें किसी भी टाइप का तुमको चार्ज देखने के लिए नहीं मिलने वाला, सीधा नाम चिपकाओ इसका एग्जाम्पल में गैविल। 5 है ना, 5 के 5 लिखना। गैविल प्रोटीन नहीं, एमिनो एसिड नहीं है। आधे भेजे, आधे पैदलों को ये गैविल एमिनो एसिड ना अभी लिखवाए हैं 5 नाम, पहले इसी को रटवाए थे। क्लियर। और एक हो जाएगा यहां से पोलर। पोलर आता है तो भी इसमें तुम्हारे दो टाइप से आएंगे, एक होता है चार्ज और एक होता है अनचार्ज। मतलब भाई नेट चार्ज 0 होगा, ठीक है, नेट चार्ज इसका 0 होगा, अनचार्ज। इसके एग्जाम्पल में एल्कोहल वाले लिख लो, एल्कोहल वाले, एल्कोहल में क्या देखे थे, सीरीन और थ्रियोनिन। तो एग्जाम्पल में एल्कोहल, एल्कोहल कंटेनिंग, OH कंटेनिंग क्या आएंगे, सीरीन और क्या देखे थे, थ्रियोनिन। सीरीन और थ्रियोनिन। एल्कोहल रट लो, रट लो। एल्कोहल कंटेनिंग किस में आ जाएगा, न्यूट्रल, मतलब अनचार्ज में, नॉन चार्ज में। क्लियर। चार्ज वाले में तुम्हारे दो पॉसिबल केसेस आएंगे, एक हो जाएगा पॉजिटिव और एक हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब सुनो ध्यान से, एसिडिक, एसिडिक इनके पास सीओ ग्रुप, मतलब COOH ग्रुप एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, तो ये क्या कराएगा, ये क्या कराएगा, यहां से ये H को बाहर निकाल देगा। H को अगर बाहर निकालता है तब केस में एक ऐसा चार्ज बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। तो ये जो तुम्हारे एस्पार्टेट और ग्लूटामेट है, ये दोनों किसमें आ जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज में। सेम वैसे ही बेसिक के लिए क्या था, लाइसिन और आर्जिनिन, ये तुम्हारे किसमें आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए। सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे NH2 ग्रुप जो रहेगा, ये NH2 ग्रुप एक हाइड्रोजन को ऐड कर सकता है अपने में पॉजिटिव आयन बनाने के लिए। तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। अल्कोहल ग्रुप क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल नहीं है, वो चार्ज है बट दोनों के दोनों आइसो कंडीशन में रहने वाले हैं। आगे देखो, लिखो पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या बनाएगा, लाइसिन और आर्जिनिन। क्लियर। इसमें ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, ये तीनों तो याद हो चुके रहेंगे और वो तो वैसे भी याद हो चुका रहेगा। आगे समझ में, तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स बना बना करके दिमाग में बिठाया करो। पहले नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर में गैविल, और भी है, तुमको बस इतना ही भेजे में बिठाना है, गैविल रट्टा मार लो। उसके बाद फिर तुम्हारा पोलर में दो टाइप आ जाएंगे, एक तो चार्ज, दूसरा अनचार्ज। चार्ज में या तो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा या तो नेगेटिवली चार्ज रहेगा, और अनचार्ज में तुम्हारे नेट चार्ज जो रहेगा ये 0 हो रहेगा, नेट चार्ज 0 होगा, नेट चार्ज 0 होगा। इसमें तुम्हारे कौन आ जाएंगे, अल्कोहल कंटेनिंग आ जाएंगे। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, पॉजिटिव में वही एसिडिक पीएच वाले, सॉरी पॉजिटिव में तुम्हारे बेसिक पीएच वाले, और क्या बोलना चाहिए, नेगेटिव में एसिडिक पीएच वाले। क्लियर, क्लियर। क्लासिफिकेशन एमिनो एसिड्स के कंप्लीट। 4 लाइन का फंक्शंस बचा हुआ है, कल तुम, हालांकि 4 लाइन है लिखने के लिए, बाकी समझाऊंगा मैं तुमको अच्छे से, तो उसमें से लगेगा 2 4 5 मिनट, 7 मिनट आसपास। तो कल इसके फंक्शन देखेंगे, एमिनो एसिड के क्या फंक्शंस होते हैं, और उसके बाद भाई हम लोग उतर जाएंगे प्रोटीन पे सीधा सीधा। क्लियर, क्लियर। या 5 7 मिनट और झेल जाओगे, झेल जाओगे क्या, निपटा दूंगा। हैवी, हैवी अगर नहीं लग रहा है, मेरे लिए कोई हैवी नहीं है भाई, मेरे लिए ये डेली डेली का डोज है। ये तो तुम लोग का एक ही क्लास, अभी 12th वालों को भी करवा के कुछ पढ़ा के आया हुआ हूँ, 10th वालों का भी क्लास हुआ है, 8 9 10 11 सारे क्लासेस हो चुके हैं, 11th का भी तुम्हारा फिजिक्स का भी क्लास हो चुका है। तो मेरे लिए सब हलवा पूरी जैसे, मैं तो अभी 2 घंटे बोलोगे मैं 2 घंटे खींच दूंगा। और लेकिन मैं क्या है, लगता है मेरे को कि भाई तुम्हारे भेजे में उतना नहीं जा पाएगा। अच्छा करवा दो, चलो भाई 2 3 लाइन का है, निपटाओ। आखिरी टॉपिक होगा एमिनो एसिड्स, फिर खत्म, एमिनो एसिड्स कंप्लीट। कल सीधा प्रोटीन चालू करेंगे। क्लियर। प्रोटीन, चलो लगा लो हेडिंग, मुश्किल से 5 मिनट खाएगा, चलो जल्दी लिखो लिखो लिखो। फंक्शंस ऑफ एमिनो एसिड्स, फंक्शंस ऑफ एमिनो एसिड्स।
सबसे पहले नंबर फंक्शंस में इसमें क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड जो रहते हैं बेसिकली यही तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, किनके लिए, प्रोटीन्स के लिए। तो लिखो दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन या एमिनो एसिड सिंथेसाइज प्रोटीन, जो लिखना चाहो। These are building blocks of amino protein। ठीक है, एक हम लोगों ने, मैंने तुमको पहले बताया हुआ रहेगा कभी, ग्लाइकोनियोजेनेसिस हम लोगों ने देखा था क्या तुमको? मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने 11th वालों को ये वर्ड किसी, हालांकि करवाए हैं मैंने इस सेशन में तो करवाया, इतना मैं डेफिनेट श्योर हूं। अब 12th वालों को तो करवाया, ये भी मैं 100% श्योर हूं। 11th वालों को करवाया हूं कि नहीं करवाया हूं ये वर्ड मुझे याद नहीं है, बाकी समझ लो। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, नियो का मतलब होता है नया, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्म करवाना। हाँ तुमको भी करवाए हैं। प्रोटीन से जो ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस रहता है, या फिर तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, फैट से जो प्रोसेस रहता है ग्लूकोज बनाने का, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोनियोजेनेसिस यही कुछ है, क्लियर? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है इसमें नया ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ज्यादा डिटेल ना लिखो, चुपचाप लिखो, हेल्प्स इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। हाँ क्या चीज है भाई? ठीक ठीक, गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है चलो। हाँ ठीक है, रुक जाओ, वहां तक पहुंच रहे हैं, आज तो खत्म ही नहीं हुआ, प्रोटीन में वो आएगा टॉपिक, वेट करो थोड़ा सा। क्या लिख रहे थे यहाँ पे? हाँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस बता दिया हूं तो बहुत बढ़िया, नहीं बताया हूं तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में फिर देखने के लिए मिले, वहां पे डिटेल देखेंगे, क्लियर? यहाँ पे नहीं, हम लोग रेस्पिरेशन में देखेंगे इसके बारे में डिटेल, रहने दो। ग्लूकोनियोजेनेसिस तो हेल्प्स इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, बस इतना बिठा लो कि नया ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। आ गया इतना समझ में? अब बहुत सारे एमिनो एसिड जो रहते हैं तुम्हारे, बहुत सारे कुछ कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करोगे, जैसे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो रहता है ये एक हीम नाम का सब्सटेंस बनाता है। लिखोगे क्या? लिख लो चलो। डिफरेंट एमिनो एसिड्स are used to synthesize different products। डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स में तुम्हारे एंजाइम भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं, और क्या बोलना चाहिए, हाँ हार्मोन्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं। आ रहा समझ में? तो ये सब ये फॉर्म करने का काम करवाने वाले हैं। तो इस हिसाब से इसमें लिख लो क्या क्या आ जाएगा, एंजाइम्स, लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स एटसेट्रा। क्लियर? क्लियर? अब देखो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करेंगे तो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन हमारे बॉडी में हीम नाम का सब्सटेंस बनाता है, हीम। हीमोग्लोबिन जानते हो ना, बस वही हीम है, हीम, हीम, हीम से हीमोग्लोबिन बना हुआ है, क्लियर? हीमोग्लोबिन, हीम। तो हीम जो रहता है बेसिकली हमारे बॉडी के लिए, ऐसे लिखो हीम, ग्लाइसिन फॉर्म हीम, फॉर्म हीम। हीम जो रहता है ये एसेंशियल होता है, हीम एसेंशियल फॉर, एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, दोनों चिपकाओ, अभी आएगा फिर आगे आगे के टॉपिक में, ह्यूमन ह्यूमन फिजियोलॉजी में हीमोग्लोबिन भी आएगा, मायोग्लोबिन भी आएगा, लिखो। और एक आ जाएगा मायोग्लोबिन, एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। डिटेल नहीं है ज्यादा, हल्का फुल्का ही बता रहा हूं, लिखो। हीमोग्लोबिन जो रहता है बेसिकली ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, और मायोग्लोबिन जो रहता है बेसिकली ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है। समझ में आया? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को
स्टोर करेगा। दोनों हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, और इनके लिए एसेंशियल होता है हीम, और हीम का फॉर्मेशन कौन कौन करता है? ग्लाइसिन। आया ये समझ में? क्लियर क्लियर। चिपकाओ चिपकाओ, एक आध दो एग्जांपल और चिपकाते हैं, लिखते हैं, जल्दी चिपकाओ, इतने को फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट लिखो। टायरोजिन देखे थे, टायरोजिन मैंने बोला था टायरोजिन के बारे में भी लिखेंगे, इसी में चिपका लो। तो टायरोजिन, टायरोजिन ये हमारे बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, तो फॉर्म थायरोक्सिन हार्मोन। ये एड्रेनलिन भी बनाता है, एड्रेनलिन, लिखो लिखो लिखो, एड्रेनलिन, जो याद आ रहा है लिखो। क्या बनाता है ये? एड्रेनलिन भी बनाता है, एड्रेनलिन, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन जो प्रोड्यूस होता है, ये उसको भी सिंथेसाइज करने का काम करेगा। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन याद करते चलो। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन क्या बनाया हुआ है? हीम, ग्लाइसिन बनाया हुआ है हीम, ग्लाइसिन के लिए हीम याद करो, टायरोजिन के लिए थायरोक्सिन याद करो, एड्रेनलिन याद करो। क्लियर क्लियर क्लियर। एक आध और लिखवा दे क्या? ट्रिप्टोफैन का भी लिखोगे क्या? वो जो मेलाटोनिन पढ़े हुए थे, याद है क्लास 10th में, जो हमारे बायोलॉजिकल साइकिल को मतलब कि मेंटेन करता है, बायोलॉजिकल रिदम को मेंटेन करता है, ठीक है, तो उसको फॉर्म करवाने का काम करता है ट्रिप्टोफैन। तो लिख लो भाई, लिख लो, एक लाइन लिख लो, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ये क्या बनाता है? ये फॉर्म कराएगा, फॉर्म मेलेटोनिन। मिलेनिन ना लिखना ना, मिलेनिन जो रहता है वो पिगमेंट होता है ब्लैक कलर का। फॉर्म मेलेटोनिन, बस इतना ही लिखो भाई, ज्यादा हो जाएगा। एक तो सिलेबस में दिया नहीं है, ऊपर से मैं लिखवाना चालू करूंगा तो पता नहीं पेज भर दूंगा अभी आप। क्लियर? तो इतना ही लिखो, इतना ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा ना लिखो, ठीक है? क्लियर? तो ये हो जाएंगे तुम्हारे फंक्शंस ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड्स। चाहो तो दो चार और भी लिखवा दे, लेकिन अभी मैं नहीं लिखवा रहा यहाँ पे, क्योंकि आधे लोग पंचर हो चुके हैं, मेरे को फील हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है? क्लियर? तो इतने को अच्छे से लिखो, इतने को रट्टा मार लो। एमिनो एसिड्स आज के क्लास में हो गया कंप्लीट। कल हम लोग प्रोटीन, और कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा प्रोटीन के साथ साथ तुमको लिपिड का भी थोड़ा मोड़ा निपटा दूं, ठीक है? क्लियर? जितना जल्दी होगा भाई हमारे लिए आसान है फिर, क्योंकि इसको जल्दी निपटाएंगे तो फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा बचा हुआ है। हालांकि वो जो चैप्टर्स वो बहुत स्पीड में निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी लेवल का उस पर होगा नहीं, मोस्टली चीजें तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो नाम भी जल्दी जल्दी याद होते जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी तुरंत समझ में आता है, और प्रोसीजर भी समझ में आ जाता है जल्दी से, क्योंकि मोस्टली चीजें मैंने तुमको 10th में भी बताया हुआ था कि 11th में जब पहुंचोगे तो भाई तुम्हारा मोस्टली 10th के एलिमेंट्स वहां पे यूज होने वाले रहेंगे। यहाँ वहां पे जो हम लोगों ने टॉपिक में देखा हुआ था, यहाँ पे उसका चैप्टर बना करके दिया हुआ है। क्लियर क्लियर, ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज दोनों क्लासेस हैवी हो गए, मे भी 1.5 घंटे के आसपास का तुम्हारा फिजिक्स का भी क्लास चला हुआ है, 1.5 घंटे के आसपास का बायो का भी हो गया। मैं रिक्वायरमेंट जैसे हिसाब से मिलते जाएगा, मेरे को जब भी लगेगा नहीं भाई एक्स्ट्रा क्लासेस का रिक्वायरमेंट है, मैं देते जाऊंगा। मैंने तो इसीलिए मैंने तुमको पहले भी बोला था, 1 घंटे से मैंने क्लास स्टार्ट किया, 1 घंटे से 2 घंटे किया, 2 घंटे से अब लगभग 2.5 घंटा से ऊपर हो चुका है। हो सकता है और भी बढ़ जाए, या हो सकता है फिर से वापस 1-1 घंटे में आ जाए, वो डिपेंड करेगा हमारे सिलेबस के कंप्लीशन पे कि किस हिसाब से हमारा या किस रेट से हम लोग का सिलेबस खत्म हो रहा है। बाकी इस बार का बहुत पूरा आखिर तक खींच जाएगा भाई सिलेबस, मैं जितना भी एडी चोटी एक कर दूं, जनवरी एंड फरवरी का फर्स्ट वीक तक एनी हाउ पहुंच जाएगा। और मेरे को तो डर है कि ऑर्गेनिक में तुम्हारा इस सेशन में खत्म भी ना करवा पाऊं। क्लियर? ऑर्गेनिक को मे भी हम लोग को तुम्हारे एग्जाम के बाद ही आधे पार्ट्स को करना पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिक, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा है, ठीक है? और मैं उसको गलती से भी तुमको कम अमाउंट पे नहीं करवाने वाला, भले ही एग्जाम के बाद करवाऊंगा, लेकिन पूरे 12th के पैटर्न के हिसाब से करवाऊंगा और नीट के पैटर्न के हिसाब से करवाऊंगा। क्लियर? 22 से 25 दिन का क्लास एनी हाउ उसमें लगना ही लगना है। बहुत ही ज्यादा कम कर करके, जैसे 1.5 घंटा 2-2 घंटे क्लास खींचेंगे तो भी 15 क्लासेस से कम नहीं खाएगा। आ रहा समझ में? 15-17 क्लासेस वो मिनिमम में ले ही लेगा, और हमारे लिए वो बहुत जरूरी है, इसीलिए सबसे आखिरी में करेंगे, देखेंगे जो भी केस बने उसके लिए, ना भी बने तो तुम्हारे जो भी एक्सटर्नल सोर्सेस से भी क्लासेस कर रहे हो स्कूल वगैरह का, जितना बताएं उतना तुम्हारे स्कूल एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा, और बाकी नीट और 12th बोर्ड के लिए मैं उसको पूरा डिटेल में करवाऊंगा। आ गया समझ में? एक एक पॉइंट तुम्हारे भेजे में बैठना है, एक एक पॉइंट, तब जाकर के ऑर्गेनिक पढ़ने का सार निकलेगा, अदरवाइज ऑर्गेनिक हवा जैसे निकल जाता है। क्लियर क्लियर,
चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे कल। चलो।